नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी और इस समय यूनिट थर्ड हम पढ़ रहे हैं पेपर 5 में। और आज हमारा टॉपिक है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। बहुत ही ध्यान से हमें सारे पॉइंट को समझना है, न केवल समझना है, उस पॉइंट को हमें लिखना भी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ साथ देश की शीर्ष न्यायालय है। यहाँ मैंने क्या आपको बताया कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके पास जुडिशियल रिव्यू है और इस रिव्यू के कारण वह देश का शीर्ष न्यायालय है। एवं भारत के संविधान के तहत हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत न्याय की अपील के हेतु अंतिम न्यायालय है, द लास्ट कोर्ट ऑफ, जिसको कहते हैं डिसाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपील सिस्टम। भारत एक संघीय राज्य है और इसकी एक एकल और एकीकृत न्याय प्रणाली है जिसमें त्रिस्तरीय संरचना है: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कह सकते हैं। अब हम सर्वोच्च न्यायालय की पृष्ठभूमि को जानते हैं। वर्ष 1773 का समय था। रेगुलेटिंग एक्ट के परिवर्तन से कलकत्ता में पूर्ण शक्ति एवं अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के परिवर्तन से। अब यहां होता क्या है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में यह सभी अपराधों की शिकायतों को सुनती है, उसके निपटान के लिए या किसी भी सूट एवं कार्यों की सुनवाई एवं निपटान के लिए स्थापित किया गया था। यानी अभी को क्या सेंट्रल देखने को मिला है, बंगाल और बिहार और उड़ीसा, यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जितने भी क्राइम होते थे, जितने भी क्राइम की कंप्लेन आती थी, उनकी सुनवाई ये करते थे। मद्रास एवं बंबई में सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया? जॉर्ज तिती के द्वारा 1823 में, यानी 1800 में आपके मद्रास में सुप्रीम कोर्ट बनाई गई, 1823 में आपका बंबई में सुप्रीम कोर्ट बनाई गई। भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 क्या कहता है? भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 कहता है कि विभिन्न प्रांतों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। यानी विभिन्न प्रांतों में किसकी स्थापना की गई? हाई कोर्ट की स्थापना की गई एवं कलकत्ता, मद्रास और बंबई के सर्वोच्च न्यायालयों को तथा प्रेसिडेंसी शहरों में सदर न्यायालयों को समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ क्या देखने को मिला है कि कलकत्ता और मद्रास और बंबई के सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया गया। चलिए, इन उच्च न्यायालयों को भारतीय जो परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तक सभी मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय होने का गौरव प्राप्त था। संघीय न्यायालयों के पास प्रांतों एवं संघीय राज्यों के विवादों को हल करने तथा उच्च न्यायालयों के निर्णय के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार था। वर्ष 1947 का जब समय आया और हमें आजादी मिल गई तो 26 जनवरी 1950, जैसा कि हमें पता है कि भारत का संविधान लागू हुआ, तो सारे सिस्टम बदलना तय था। सिस्टम बदलने के साथ क्या हुआ? भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जमीन पर आपके सामने आ गई एवं इसकी पहली बैठक कब हुई? 28 जनवरी 1950 हुई। अब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित जितने भी कानून हैं वो भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी हो गए। अब कौन से सभी न्यायालय? हाई कोर्ट एवं सबऑर्डिनेट कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, जुडिशियल रिव्यू की प्राप्त है, संविधान के प्रावधानों एवं संवैधानिक पदाधिकार के विपरीत जितने भी विधायी एवं शासनात्मक कार्रवाई को रद्द करने की शक्ति थी। यानी संविधान के प्रावधानों एवं संवैधानिक पद्धति के विपरीत संविधान का एक पद्धति बनाया गया था, संविधान का एक प्रावधान बनाया था। अब उससे विपरीत जब भी कोई चीज जाती है तो वो चाहे विधायी हो चाहे शासनात्मक कार्रवाई हो, इसे रद्द करने की पावर किसे मिली? सुप्रीम कोर्ट को मिली। दूसरी बात, संघ और राज्य के बीच शक्ति का वितरण एवं संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विरुद्ध प्रावधानों की समीक्षा करने का अधिकार मिला। यहाँ पे हमने सुप्रीम कोर्ट के शक्तियों के बारे में जाना, तो क्या है? पहली शक्ति न्यायिक समीक्षा की शक्ति, यानी जुडिशियल पावर की। दूसरी बात यह देखता है कि अगर संविधान के प्रावधानों या संवैधानिक पद्धति के विरुद्ध कोई भी विधायी और शासनात्मक कार्रवाई होती है तो वो उसे रद्द कर सकता है। तीसरी चीज क्या होता है? संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का वितरण, यानी पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक, और संविधान के द्वारा जो हमें मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट दिए गए, उसके विरुद्ध अगर कोई प्रावधान होते हैं तो उसकी समीक्षा करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। अब संवैधानिक प्रावधान को देखते हैं। भारतीय संविधान में भाग 5 संघ एवं अध्याय 6 संघ न्यायपालिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। किसमें? भारतीय संविधान के भाग 5 संघ एवं अध्याय 6 संघ न्यायपालिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, उसकी स्वतंत्रता, उसके अधिकार, उसके क्षेत्र, उसकी शक्तियां, उसकी प्रक्रियाओं का हम
वर्णन देख सकते हैं। अनुच्छेद 124(1) में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 124(1) में कहा गया कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा जिसे चीफ जस्टिस भी कह सकते हैं। 7 से अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, यानी 7 से अधिक जज हो सकते हैं, जब तक कि कानून के द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती है। ये बात हमेशा याद करिएगा, जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सामान्य तौर पर मूल अधिकार क्षेत्र, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। हर की सर्वोच्च न्यायालय के पास कई शक्तियां हैं। तो आगे की वीडियो में हम थोड़ा सा और जानेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का संगठन कैसे होता है, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान क्या है, न्यायाधीशों की नियुक्तियां कैसी होती हैं। थोड़ा सा हम परामर्श एवं कॉलेजियम प्रणाली पर विवादों को भी देखेंगे। साथ ही कॉलेजियम प्रणाली क्या है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, न्यायाधीशों की योग्यताएं भी देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको इतनी ही चीजें बताई, इतनी चीजों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपने सर्वोच्च न्यायालय की संक्षिप्त पृष्ठभूमि भी देखी, कुछ संवैधानिक प्रावधानों को भी आपने देखा और साथ ही आपने यह भी देखा कि सर्वोच्च न्यायालय का मतलब शक्तियां क्या हैं, उन चीजों को भी आपने समझा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि लगातार वीडियोस को देखते रहिए, सुनते रहिए, जो पॉइंट हम बता रहे हैं उसको नोट करते रहिए, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक हैं। आप जितना बेहतर लिखेंगे उतना अच्छा मार्क्स पाएंगे और आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो लगातार वीडियो सुनने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। अगले वीडियो में हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद, एक बार पुनः धन्यवाद और नमस्कार।